नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे जो यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके लिए, साथ ही उत्तराखंड पीसीएस और यूपीपी जो इसका री एग्ज़ाम होना है, उन सभी के लिए हम इकोनॉमिक सेक्टर को देख रहे थे। ये यूथ कंपटीशन की एक बुक है जिसमें लगभग 3000 प्रश्न हैं। वो भी जो प्रश्न वो हैं जो ट्रेडिशनल चलते हैं, उस तरह का प्रश्न है जहाँ से आप देखेंगे दो या अगर इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 7 से लेकर 6 से 7 मानिए ऐसे क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल बनते हैं कि राष्ट्रीय आय से मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, इस तरह की परिभाषा से बनते हैं। 3-4 प्रश्न आपके ऐसे रहते हैं हर बार का रेशियो जो करंट से बजट से संबंधित होते हैं, किसी डेफिसिट कितना है ये सब पूछ लेता है। तो जो ट्रेडिशनल प्रश्न है उसको इस बुक में संग्रहित किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बैक ईयर के सारे क्वेश्चन दिए गए, उसी को हम देख रहे थे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए, समय बहुत कम है। यूपीएससी की परीक्षा भी देख रहे हैं आप, 16 जून को है, उसके बाद 14 जुलाई को जहाँ तक मुझे याद है उत्तराखंड पीसीएस भी होने वाला है। जुलाई, मुझे लगता है जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में ही आप देखेंगे आपका पीसीएस भी हो जाएगा। उसी दौरान थोड़ा 1-2 दिन बाद आप देखेंगे या तो 1-2 हफ्ते बाद यूपीपी हो जाएगा और उसके बाद आरओ हो जाएगा। तो पिछले 4-5 महीने इतने क्रूशियल हैं आपके जिसमें लगातार 4 से 5 पेपर हैं, तो ये आपको देख के चलना है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पहले देख लिए थे। अगर आपने ये वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे पहले वाला। अब है कि राष्ट्रीय आय, हरित राष्ट्रीय आय क्या है। इसका मतलब ये होता है जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया, यानी कि जब हम कोई बजट बनाते हैं, कोई बजट में कोई रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने के लिए कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया, पैसे, ये तो हम आकलन करते हैं। लेकिन उसका जो रोड बनने से जो संसाधनों का दोहन हुआ उसमें पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंची, इसका भी आकलन कर लिया जाता है। तो इसे ही हरित सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। अब है गिनी गुणांक मापक है। किसका मापक है? ये आय वितरण की असमानता का मापक है। यानी आय वितरण, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है, हमने किसी को 80 रुपए दे दिए, किसी को हमने कहते 5 रुपए दे दिया, किसी को हमने 5 रुपए फिर दे दिया, फिर उसके बाद किसी को हमने 2 रुपए दे दिया, किसी को हमने क्या कहते हैं 8 रुपए दे दिया। तो ये जो आय की असमानता है, जो किसी में 8 रुपए किसी में 80 जा रहा है, इसे ही कहते हैं गिनी गुणांक में गिना जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का मापन है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। यदि गिनी गुणांक 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति की एक समान आय मिल रही है, तथा अगर गिनी गुणांक 1 है तो एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। गिनी गुणांक को 1912 में इटालियन संख्यांकी कोरोडो गिनी ने विकसित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास G=0 आ रहा है, यानी सभी को समान, 100 रुपए किसी के पास थे, उसने सबको 10-10 रुपए बांट दिए 10 लोगों में। लेकिन अगर कहीं गिनी गुणांक का मान 1 आ रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? 1 से मतलब कि हमारे पास 100 रुपए है और हमने किसी एक व्यक्ति को ही 100 रुपए पूरे दे दिए और अन्य को उससे कहते हैं वंचित कर दिया, तो इसे ही ये गिनी गुणांक होता है। तो याद रखिएगा, गिनी गुणांक जो है वो आय वितरण का है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न देखेंगे आपको समानता किसमें देखने को मिलेगा, इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो आपको पीसीएस में सीधे ऐसे फैक्ट के रूप में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है लोगों को अगर आएगा, अगर देखिए मैंने आपको जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया उसके साथ बता दिया, अगर वो आपको आएगा तो एकदम आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। आपकी इस तरह के प्रश्न को स्किप कर दीजिए। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुक्का भी वहीं लगाया जाता है जहां आता रहता है, बेवजह तुक्का नहीं लगाया जाता। थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रश्न और अच्छे से दिखने लगे। अब प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है? तो कौन नहीं मांगता है? वो प्रति व्यक्ति आय जो है वो आय की असमानता को नहीं नापता, वो प्रति व्यक्ति आय, किस व्यक्ति कितनी आय है ये दिखाता है। वहीं लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, विभिन्न आयों आय वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत, ये सब किसको मापे जाते हैं? ये सब आप देखेंगे तो ये सब आय के मापक असमानताओं को दिखाते हैं। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है क्या? प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय आय मान लीजिए 100 रुपए है, हाँ कुल जनसंख्या हमारी कितनी है तो 10 रुपए है,
सॉरी 10 लोग हैं तो कितना आ गया 10 रुपए प्रति जनसंख्या आ जाएगा। ये देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय और कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मैं इस बुक को इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये फैक्ट के साथ ही बनाई गई है पूरी बुक और बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन अपने किसी भी एग्जाम में सही करना चाहते हैं, और एक बात और बता दूं, अभी आप देखेंगे सितंबर लास्ट या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का फॉर्म भी आ रहा है, उसको भरिए। लगभग उसमें मुझे जहाँ तक पता चल रहा है 300 प्लस वैकेंसी है, उनको भी ज़्यादा फिल करिएगा। उसमें भी 10 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं इकोनॉमिक्स, और ऐसे ही फैक्ट आता है तो, और उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती, तो वो भी बेनिफिट मिलता है बच्चों को। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है, किसके बराबर होती है? वो होती है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़ जो होता है वो होती है। तो थोड़ा रफ करते हैं यहाँ पास, काफी ज्यादा इन्हीं गुणांक के चक्कर में यहाँ गुणांक ज्यादा बढ़ गया। निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। इसमें देखेंगे आप कि कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। क्या है? कीमतों की तुलना में मजदूरी। मान लीजिए कीमत किसी चीज की अगर कोई कुल खर्च करना है व्यक्ति को 100 रुपए और उसकी जो आय हो रही है वो 90 रुपए की हो, तो वही जो आप देखेंगे वो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी जो कम हो जाती है, तो उसका परिणाम ये होता है। राष्ट्र की संपदा के निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो वो मुद्रा पूर्ति। मुद्रा और पूर्ति को जो है आय की संपदा में शामिल नहीं किया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा और पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्र की संपदा में खान, पशुधन, बिजली, बांध, कृषि आदि शामिल होते हैं तथा मुद्रा पूर्ति शामिल नहीं होती। मुद्रा पूर्ति से आशय विभिन्न रूपों में उस मुद्रा से है जो किसी समयावधि में विनियमित के लिए उपलब्ध हो। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक रखा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का समायोजन किया जाता है। अब है आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो वो देखेंगे आप, पहले जो है बड़ा फिर कम हो रहा है। कृषि आय का क्षेत्र जो है वो कहते हैं कृषि में जो है थोड़ा कम हो रहा है। वही, लेकिन अगर प्रतिशत वाइज से देखेंगे तो कोरोना काल में ये बढ़ गया था, आपको पता होगा, ये आप देख सकते हैं। ये पर ईयर का दिया हुआ है। पहले 1950 में देखेंगे तो 72% था, 61 में देखेंगे तो 79% हो गया। फिर धीरे धीरे कम होते 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 ये देखेंगे 2020-21 में थोड़ा देखिए, पहले 18% था 13-14 में, और जब इसमें आया 19-20 में तो आप देखेंगे तो 8.4 हो गया। फिर कोरोना टाइम में और ज़्यादा हो गया था, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर अब कम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो क्या नहीं किया जाता? उपदान जो है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: मजदूरी तथा वेतन, अवकाश पेंशन, अंतिम वस्तु, सैन्य तथा सुरक्षा सेवाएं, लाभांश जो कंपनियों के लाभ के भाग होते हैं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, संसद सदस्यों को दिए जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए गए व्यय, मकान मालिकों द्वारा स्व आवास प्रयोग में लाए जाने वाले मकान का किराया। अब फिर है ब्रोकर्स कमीशन,
जबकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद कहीं ऐसे व्यवस्थित तरीके से दिया हो जिसमें जो इस तरह के बुक में दिया है इतनी व्यवस्थित होकर क्या आप सम्मिलित होता है क्या नहीं। अगर ये सब आप रट लेते हैं तो अगर आप कभी मेंस भी लिखते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो क्या सम्मिलित नहीं होते? हस्तांतरित मुद्रा, जैसे कि आप देखेंगे हस्तांतरित भुगतान, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, जेब खर्च, ये सब है। जैसे बच्चों को जो जेब खर्च मिलता है ना, जो मनी आती है घर से, तो वो तब राष्ट्रीय आय में नहीं होता है। पूंजीगत लाभ या हानि, अप्रत्याशित लाभ। फिर विदेश से प्राप्त उपहार, विदेश से प्राप्त जो आय होती है वो गिना जाता है, लेकिन जो उपहार होते हैं वो नहीं गिना जाता है। एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिए जाने वाला लाभांश। वित्तीय सौदा, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित सब्जी तथा फल किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत में वृद्धि। एक फैक्ट्री या बिजली खर्च, वैज्ञानिक खोज में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं, एक होटल द्वारा खरीदी गई सब्जी तथा अन्य खाद्य और रॉयल्टी के रूप में किया गया भुगतान। ये सब जो नहीं होता है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। फिर आप देखेंगे हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, तो आप देखेंगे वो जीडीपी से है। आप इसको याद, इससे पहले वाला जब वीडियो देखेंगे तो वहां पास मैंने इसको हिंदू समृद्धि दर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी आप देख लीजिए, हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से भारत के संदर्भ में विकास में हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णन ने वर्ष 1981 में दिया था। प्रोफेसर राजकृष्णन का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि की संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है, जो 3.5 प्रति वर्ष की समृद्धि दर है। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तितता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही एक समान है। जो प्रोफेसर राजकृष्णन का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दर पर आधारित था, जो 1950 से 1980 के बीच 3.5% था। अब है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी कब होगी? जबकि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगी। इस समय यानी कि 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुपात में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो 2011-12 है। ये भी ध्यान रखिए, ये अभी भी है, ये आपको अभी भी याद रखना है कि 2011-12 जो है वो जीडीपी के आधार वर्ष पे है। अब है राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में एनएनपी बराबर होता है किसके? जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास के। गेट ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में जो आप देखेंगे वो जीएनपी के बराबर क्या होता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर क्या हो जाएगा? वो जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास हो जाएगा। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलता है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के संबंध में बताया था। उस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग 340 करोड़ रुपए लगाया गया था, जबकि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए मासिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाया जाता है। भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो देखेंगे घरेलू क्षेत्र जो है वो बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। कब किया जाता है? वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मापन के लिए वर्धित मूल्यों विधि का उपयोग करके। पहले से उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य को अलग करके। तो इसमें आप देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की मापन के लिए वर्धित मूल्यों विधि का उपयोग करके किया जाता है। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार सकल राष्ट्रीय उत्पादन की माप के लिए वृद्ध मूल्य विधि का प्रयोग करके किया जाता है। मूल्य वर्धित विधि के अनुसार उत्पादन के उपयोग तक की श्रृंखला में प्रत्येक उत्पादन इकाई कच्चे माल या आगत में जिसे वह दूसरों से प्राप्त करती है कुछ उत्पादन क्रिया या सेवा जोड़ती है, और ऐसे वह दूसरे
कड़ी के नए मूल्यों के साथ जोड़ देती है। जिस मूल्य पर उसने आगत को दूसरे से प्राप्त किया और जिस रूप में उसने अगली कड़ी के सामान के रूप में दिया, इन दोनों का अंतर ही उस उत्पादन इकाई द्वारा वर्धित मूल्य है और प्रत्येक इकाई द्वारा इस प्रकार से किए गए वर्धित मूल्य का योग ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य है। इसको निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। लोहे की बाल्टी निर्माण की प्रक्रिया का मूल्य वर्धित जो देख लेते हो क्या है, कोयला 5 रुपए का था, 20 रुपए का खनिज था। अब स्टील प्लांट पहुंचा तो ये 33 रुपए का हो गया। हाँ, बाल्टी फैक्ट्री में गया 70 रुपए का होगा, थोक विक्रेता 85 में होगा और उपभोक्ता को जो है 85 रुपए के बाद प्राप्त होगा। अब उसके आगे देखेंगे, 1 मिनट, लेकिन उससे पहले रुकेंगे, कुछ फंसा हुआ है माइक में। दो हजार निम्न राज्यों में से किस एक के प्रति व्यक्ति चालू कीमत पर आय वर्ष 2004 से 5 में सबसे कम थी? वो था, आप देखेंगे, बिहार में थी। अब आर्थिक समीक्षा 2019-20 का आप देखेंगे तो उड़ीसा सबसे कम आपको मिलेगा 11 86। बिहार का आज भी कम है। राष्ट्रीय आय का असमान रूप से अर्थ क्या है, वह देखेंगे कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है। आप देखेंगे इसमें कि जो जीडीपी होती है उसमें आप देखेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय का होता है, मतलब कि जीडीपी में जो है विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ लिया जाता है। बाकी इतना बड़ा सा आप दिया, उसको कई देर पढ़ लेते हैं, जरूरी एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर हो जाएगा। जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर विदेश से प्राप्त शुद्ध या निवल साधन आय का होता है। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग होता है। इसके अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन भी शामिल किए जाते हैं, चाहे उत्पादन स्थायी निवासी या कंपनी द्वारा किया गया हो या विदेशी द्वारा। जीएनपी से आशय एक देश के सभी उत्पादों के साधन द्वारा एक वर्ष के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और तथा सेवाओं के मूल्य को कहते हैं। जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन में शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा में कार्यरत हो या विदेश में। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी मार्जिनल प्रोडक्ट प्लस आप देखेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सकल सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पादन का अंतर का बराबर क्या होता है, वह देखेंगे विदेश से प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति होता है। थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैमाना समझ में आता है। और छोटा हो गया ये तो यार। राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब की गई थी, वो की गई थी 1949 में। 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। टी आर गाडगिल एवं वी के आर वी राव इसके सदस्य थे। याद रखिएगा, जो साइमन कुजवेट इसके सलाहकार थे। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम 1954 में पेश की। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे महालनोबिस साहब थे। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी बराबर होता है किसके होता है, वह होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। राष्ट्रीय आय की गणना होती है, कैसे होती है, प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का अगणना कौन सी संस्था करती है, तो आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। प्रश्न काल में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। यद्यपि इसका प्रारंभ 1949 में एक सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा की जाती है। एक देखते हैं निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व रहा है? वह आप देखेंगे उपरोक्त सभी। जनसंख्या में तेजी वृद्धि रहा है, फिर देखेंगे मूल्यों में भारी बढ़त रहा है, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की धीमी गति रही है, विदेशी विनियमन का अनुपलब्धता रही है। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों में से कौन से बचत का उदय होता है? तो आप देखेंगे एक चारों हैं, गृहस्थ है, निजी है, सार्वजनिक एवं लोक कल्याण उपक्रम और सरकार है। अब आगे हमारा कृषि चैप्टर आ गया है, थोड़ा और जूम आउट करेंगे। कृषि से जब तक प्रश्न बने उनको भी देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कृषि से प्रश्न हर बार आते हैं, यूपीएससी तक भी अब आने लगे हैं। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास किया गया। कब पास किया गया था? आप देखेंगे तो किया गया 1956 में पास किया गया। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो वह की गई थी, आप देखेंगे 2017 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना था। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? तो 2001 में पारित किया था। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अधिनियम 2001 में पारित किया गया था। इसमें पौधे की किस्म, कृषक और पौधे के संवर्धन के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधे की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। अब है भारत में कृषि उत्पाद व्यापार तथा वाणिज्य बिल 2020 में से किस में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था, और आपको पता है कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बवाल हुआ था। भारत में कृषि उत्पाद व्यापार तथा वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यक वस्तु संविदा कृषि तथा कृषि उत्पादन विपणन समिति का उल्लेख है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था। जब इसका उल्लेख नहीं हुआ था तो किसान इस पे भड़क उठे थे। मुझे लगता है सही भी था ये, क्योंकि अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे, ऐसी आप देखिए, पहली बात समझिए, आप विदेशों से कंपेयर भारत को मत करिए। उसका मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका मेन रीज़न ये था, आप ऐसे समझिए कि अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये में कोई आलू खरीदी जाएगी, तो मार्केट में जो है कोई भी दुकानदार 10 रुपये से नीचे तो नहीं बेचेगा। या तो उस 100 रुपये की तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि लोगों को पता ना, अगर कोई बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ 100 रुपये की वही आलू मिल रही है, वही किसान के द्वारा मंडी में हमें 10 रुपये की मिल रही है, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये की वहाँ पर लेने ही नहीं जाएगा। तो बाजार में संतुलन बना रहेगा। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता होती है। अब देखिए भारत का परिप्रेक्ष्य थोड़ा समझ लीजिए क्या है, थोड़ा इकोनॉमिक्स का है तो थोड़ा समझ लीजिए। भारत का परिप्रेक्ष्य क्या है? भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विकासशील तो है ही, साथ ही यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप 10 साल या 20 साल बाद देखेंगे तो जो अभी नौजवान है वो बुढ़ा हो जाएगा, तो बुढ़े होने का ये राज्य के ऊपर बोझ बन जाएगा। तो अगर अभी से इन सबको अगर हम अमेरिका की तरफ सोचें, अमेरिका को कुल आबादी कितनी है? 10 से 20 30 40 करोड़ रुपए, सॉरी 40 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं है ना। अब वहाँ पर सबकी आय तो बढ़ गई, अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बहुत निम्न है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। भारत में विकास जो है वो अगर आप सडनली लाना चाहेंगे तो आप विकास फिर विनाश के तर्ज पे लाएंगे, ना कि विकास पे। ये बात ध्यान रखिए। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है, सबको साथ लेने का मतलब ये है कि आप सबके लिए बराबर काम करिए। आप किसी विशेष समुदाय के लिए अगर कार्य करेंगे और आपको लगता है ये समुदाय भारत की जनसंख्या पे किसी प्रकार का लाभ बनेगा या जनसंख्या को रोजगार देगा, तो रोजगार एक सीमित तक ही दिया जा सकता है, असीमित तौर पर नहीं दिया जा सकता है। या तो फिर आपको वही इतना लोवेस्ट इनकम दे देंगे कि आप खुद ही कार्य करना नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, तो देश क्राइसिस की स्थिति में आ जाएगा। तो देश
कि मुझे लगता है सभी को इस बात को समझना चाहिए, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बहुत बड़ी जनसंख्या को भी ओन करता है। यहाँ सबको रोज़गार भी देना है, केवल कुछ लोग को नहीं। इसलिए इस तरह की कोई प्रणाली नहीं बनानी चाहिए। हाँ, जो अभी ये विधेयक आया था 2020 में, ये कहीं न कहीं से अच्छा भी था, लेकिन सडनली परिवर्तन ला रहा था ये। जब आप सडनली परिवर्तन लाएँगे, तो वो हमेशा हानिकारक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए 3 कानून आए थे, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 का था, मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा एवं कृषक सशक्तिकरण विधेयक आया था 2020 का। फिर था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का आया था, तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक आया था। इसमें क्या होता है, जो एकदम मैंडेटरी चीज होती है उनको लाया गया था। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी कि फर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही जो है सही कोई नहीं है, तो इसलिए इसको हम पूरा डिस्कशन पढ़ते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूट यानी फर्म सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडी आती है, जबकि प्रत्यक्ष फर्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडी आती है जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे एलपीजी के सिलेंडर पर सब्सिडी में दी जाने वाली सहायता। अतः कथन 1 सत्य है और कथन 2 भी सत्य है और 4 जो है वो असत्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने कृषि संबंधित ग्रीन बॉक्स प्रावधान फर्म सब्सिडी की सीमित मात्रा को अनुमति देता है, परंतु ऐसे किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाता है जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और यह सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हो तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल नहीं है। WTO ने कृषि संबंधित घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंग जैसे नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान करता है। विकासशील देशों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉक्स यानी डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्रदान की जाती है। तो तीसरा कथन जो है वो असत्य है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? वह लागू किया था 1937 में। एक मार्क क्वेश्चन कब आया था? ये आप देखेंगे कि 2009 तो इसमें दिखाई रहा है, 2021 के पीसीएस में भी ये आया था। और अभी आरओ कैंसिल हुआ उसमें भी शायद ये प्रश्न आया हुआ था। कब बना था ये याद रखिए, 1937 में। एगमार्क एक्ट जो है कृषि उत्पादनों से संबंधित है, जो 1937 में बनाया गया था, जिसमें उत्पादन के मानक, गुणवत्ता और मूल्यांकन के इस एक्ट के तहत की जाती है। तब उत्पादन समूह को यह मार्क प्रदान किया जाता है। कृषि वितरण का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वह था राजस्थान था। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डेनियल बेनर द्वारा विकसित की गई थी। भारत ने सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के कैनाल क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के चंबल कमांड एरिया में विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें कुल 13 राज्यों की एक प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? वो देखेंगे उपरोक्त सभी यानी कि उद्देश्य, व्यक्ति और उत्पादक तीनों हैं। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया था। कब लिया था? आप देखेंगे कॉफी एवं चाय उत्पादन से लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक खाद प्रदान करती है? तो वो करती है वाणिज्य बैंक करती है। अब भारत सरकार ने बजट के घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहायक है यानी सब्सिडी है, तो आप देखेंगे सही है। फिर देखेंगे भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ जो सब्सिडी का स्तर बहुत अधिक है, जो कि गलत है, ये कम है। अब है कि भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो आप देखेंगे वाणिज्य बैंक नहीं है। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1956 में पास हुआ था।
याद रखिएगा। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली थी, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की थी। कब? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त था, परंतु सभी परिवारों को उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं था। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एक तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण की वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? वो देखेंगे क्षेत्रीय वाणिज्य क्षेत्रीय बैंकों का। भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं था? वह देखेंगे साहूकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन किया था? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्नों का क्रय करती है वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसको एक बार देख लीजिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। वर्तमान में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिश से 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ना पर उचित एवं लाभकारी मूल्य कुल 23 फसल की घोषणा रबी और खरीफ की फसलों की बुवाई से पूर्व करती है। 1970 के मध्य तक भारत सरकार ने इन फसलों को दो मूल्यों अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खरीद मूल्य की घोषणा क्रमशः फसल बुवाई के पूर्व एवं कटाई के पश्चात करती है, जिसमें खरीद मूल्य का मान सामान्यतः खुले बाजार मूल्य से कम तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है। अतः वर्तमान में सरकार खाद्यान्न फसलों को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित जो है संतुष्टि करता है? वह देखेंगे कृषि जो करता है वो करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाली संबंधित जो संतुष्टि करता है। उल्लेखनीय कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर ML दांतवाला था। 1985 में दिया गया CACP में इसी का एक नया नाम है। मूल्य के संबंध में अपनी संतुष्टि देते समय आयोग को निम्न बातों पर ध्यान रखना रहता है। क्या? आगत को लागत में परिवर्तन, अंतर फसल मूल्य समता, मूल्य परिवर्तित अंतराल, मूल्य स्थिर, वैश्विक उपलब्धता, कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच अंतर। देखेंगे कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन अभियान के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? वो है नेफेड। कृषि उपजों के वितरण नहीं चल रहा है। कृषि उपजों के वितरण कार्य हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। उल्लेखनीय है कि नेफेड व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन अभियान के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ट्राइफेड जनजाति लोगों के शोषण करने के लिए निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और इनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को अच्छे मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय नाबार्ड की स्थापना शिवराम कमेटी की संतुष्टि पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जरूर से, जिसका ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन तो कुछ खास बात रहती है तो उसको हम लोग देखेंगे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन होने पर फसलों के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा पर 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है कुल मिलाकर 23 फसल घोषणा करती है और बुआई से पूर्व घोषणा करती। 1970 के दशक मध्य तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य की घोषणा करती है। खरीद मूल्य की घोषणा फसल कटाई के पश्चात की जाती है और जिसका मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा
तथा बाजार मूल्य से कम होता है। अतः इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकार की एजेंसी ने एफसीआई द्वारा खाद्यान्न तथा क्रय खरीद मूल्यों पर की जाती है। वर्तमान में आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति द्वारा 23 फसलों पर केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई से पूर्व की जाती है, यानी बुआई से पहले ही कहते इसकी घोषणा कर दी जाती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, इस वर्ष की गई थी 1965 में की गई। ये सब क्वेश्चन जो है लोगों को अक्सर नहीं आते हैं। अगर आपने एक दो बार पढ़ा है, देखिए आपको भी आए या ना आए संभव नहीं है, लेकिन अगर आपने एक दो बार पढ़ा हुआ है तो आपको पहली बार जो क्लिक करेगा उसमें संभवता बढ़ जाता है चांसेस सही होने की। अब है किसी पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है आप देखेंगे, पहला वाला, इसमें दूसरा तीसरा सही है। यदि किसान की पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करता है, और यह देखेंगे आप देखेंगे साथ ही यह खाद्य सुरक्षा मिशन की सहायता भी है। अब जो हम लोग कल जो देखेंगे वह देखेंगे हम लोग न्यू चैप्टर से, जिसका नाम रहेगा उद्योग क्षेत्र रहेगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।